हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का पहला मैच जो लिस्टेड है ड्रीम 11 पर, और चैंपियनशिप का मैच नॉटिंघम फॉरेस्ट और फुलहम के बीच में। एक टॉप ऑफ द टेबल क्लास है, मतलब टॉप 5 में है, ये दोनों टीमें आती हैं। नॉटिंघम फॉरेस्ट आज के मैच में आपका होम टीम होने वाली है। नॉटिंघम फॉरेस्ट 5वें स्थान पर है और फुलहम चौथे स्थान पर है। मिसिंग प्लेयर्स की बात करें, नॉटिंघम फॉरेस्ट का कोई इशू नहीं है, लेकिन फुलहम के लिए बहुत बड़ा लॉस है मित्रोविच का ना खेलना, जो कि इस सीज़न के ना सिर्फ फुलहम के और मेरे ख्याल से पूरे चैंपियनशिप के ही हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं। ज़्यादा कोई फैक्ट वगैरह नहीं है बताने लायक। फॉरेस्ट फुलहम दोनों ही काफ़ी कम गोल कंसीड करने वाली टीमों में से है। तो इससे पहले हम दोनों टीमों का डीप एनालिसिस स्टार्ट करें। दोनों टीमों के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको आउटलाइन दे देता हूँ। फुलहम के बारे में आपको पता होगा क्योंकि फुलहम का सेकंड लास्ट मैच हमने कवर करा हुआ था। फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको याद दिला देता हूँ। दोनों ही टीमें डिफेंसिव फुटबॉल खेलती हैं। दोनों ही टीमों का टारगेट यही होता है कि 1 या 2 गोल करके उसको डिफेंड करा जाए। क्लीन शीट रखने की कोशिश करती है दोनों ही टीमें। ये एक पहला जो चीज़ है, ये आपको यहाँ से ही समझ आ रहा होगा, ये जो फैक्ट है इससे। अच्छा, फुलहम की मैं अगर बात करूँ तो वो उनके पास दोनों पॉजिटिव विंगर्स तो हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब एसिस्ट पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन गोल्स बहुत इरेगुलरली गोल करते हैं, मतलब 3 या 4 मैच में 1 गोल, ऐसा कुछ रेशियो रहता है इनका। लेकिन मिडफील्ड इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये मिडफील्ड स्ट्रांग होने की वजह से उनके लिए अटैकिंग बॉल्स भी काफ़ी निकलते हैं। और डिफेंस जो इनका है ये भी उतना मैं नहीं कहूँगा कंसिस्टेंटली अच्छा रहता है, लेकिन मिडफील्ड के ऊपर डिपेंड करके ही इनका ये डिफेंस जो है उसका भी आप ज़्यादा जो है रॉन्ग नहीं निकाल पाएंगे, ज़्यादा गलतियाँ नहीं निकाल पाएंगे वहाँ से। तो इनका मिडफील्ड ही इनके लिए सब कुछ सबसे बड़ा जो है स्ट्रेंथ है। और उससे भी एक बड़ी चीज़ जो फुलहम के मैच में आपको देखने को मिलती है वो है पोजेसन फुटबॉल। इनके प्लेयर्स बहुत सारे पास वगैरह निकालते रहते हैं। डिफेंडर, सेंट्रल डिफेंडर्स तो हैं ही, साथ में मिडफील्ड के जो 3 प्लेयर खेलते हैं उनमें से 2 या तीनों ही आपको लगभग 60 से 70 पासेस निकालते हुए दिख जाते हैं पर मैच। नॉटिंघम फॉरेस्ट की बात करें, बिल्कुल उल्टा मैं नहीं कहूँगा, कुछ चीज़ें ऑपोजिट हैं फुलहम से, जैसे कि ये पोजीशन बिल्कुल रखना पसंद नहीं करते हैं। जहाँ पर ये पोजीशन रखते हैं वहाँ पर इनके लिए हालतें ख़राब हो जाती हैं। काउंटर अटैक डिपेंडेंट फुटबॉल ये खेलते हैं। इनके पास इनके पॉजिटिव स्ट्राइकर आज के मैच में अवेलेबल होंगे, जो एक इनके लिए अच्छी बात है। और ये थोड़ा बहुत विंग का इस्तेमाल करते हैं। सेट पीस इनका सही है। इनके अगर हम मतलब प्रॉब्लम्स की बात करें तो इनको इनको भी सेट पीस से प्रॉब्लम होता है, मतलब ये खुद भी सेट पीस से गोल करते हैं और ये खुद सेट पीस से कंसीड भी कर लेते हैं। इनका जो मिडफील्ड होता है ये कुछ ज़्यादा ही डिफेंसिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपको वहाँ से देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इनका जो अटैकिंग थर्ड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कुछ हद तक ये विंग प्ले भी करते हैं। इनके अटैकिंग थर्ड में 1-2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपने ऊपर डिपेंड करवा के मैच को बदल सकते हैं। डिफेंस मैं कहूँगा थोड़ा सा इनकॉन्सिस्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा भरोसे वाला प्लेयर इनकी टीम में नहीं है। और इनके पास जो गोलकीपर है वो भी काफ़ी हद तक मतलब लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस में ही काफ़ी ब्लंडर्स वगैरह करते रहते हैं। तो यही इनके लिए एक प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं हमें क्या क्या और चीज़ें देखने को मिलती हैं। आखिरी मैच में फुलहम को हरा दिया था नॉटिंघम फॉरेस्ट ने। क्या हुआ था, फुलहम की तरफ से मित्रोविच ने गोल करा था, नॉटिंघम फॉरेस्ट की तरफ से ग्राबर ने गोल करा था, और मेरे ख्याल से मित्रोविच का गोल बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर आया था। इस मैच में भी फुलहम ने पोजीशन रखा था, लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट बिल्कुल मतलब मैच पे तभी मतलब अटैक कर रहे थे जब फुलहम पोजीशन लॉस कर रही थी, काउंटर अटैक पे डिपेंड कर रहे थे, और वहीं से दो गोल आए थे। आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया कि विंग पे थोड़ा बहुत ये काम करते हैं। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में अमियो भी जो खेल रहे थे इनका भी असिस्ट था, और लेफ्ट बैक रॉबिन्सन का भी असिस्ट था। और यहाँ पर खास कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड का फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट का लेफ्ट साइड का भी एक्टिव था। 2 गोल्स वहाँ से आए, फॉरेस्ट ने ज़्यादा फ्लैंक्स का इस्तेमाल करा। फॉरेस्ट यहाँ पर बेटर साइड भी थी, उनका डिफेंस और मिडफील्ड कंपैरेटिवली बेटर था। एक चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई कि फुलहम का डिफेंस थोड़ा बहुत इनकॉन्सिस्टेंट है, ये आपको तब भी देखने को मिल जाएगा जब भी फुलहम 1 गोल भी कंसीड करती है। ठीक है, अगर क्लीन शीट रख लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी फुलहम 1 गोल भी कंसीड करती है ना, तब भी आपको समझ में आ जाएगा उनका डिफेंस में काफ़ी लूप होल्स हैं। यहाँ पर भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि देखिए आप फुलहम का डिफेंस क्या हाल हो चुका है, जैसे ही उनके मिडफील्ड से थोड़ा बहुत शील्ड हट गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आगे भी दिख जाएगी। फुलहम के पास यहाँ पर 77% पोजीशन था, मतलब लगभग आप कह सकते हैं 80% के करीब पोजीशन रखा हुआ है फुलहम ने। मतलब बहुत सारे पासर्स यहाँ से ज़रूर आए होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे। 8 जो सेंट्रल मिडफील्ड में खेलते हैं, इनके सबसे ज़्यादा टैकल्स, उसके बाद 100 ये भी सेंट्रल मिडफील्ड में खेलते हैं। और जैसे मैंने बताया कि नॉटिंघम फॉरेस्ट के जो सेंट्रल मिडफील्डर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव है, और यही रोल आपको यहाँ पर प्ले करते हुए दिखे हैं वाटसन, 100
ये दोनों काफ़ी डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल ये दोनों खेलते हैं। 100 के सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन भी, मतलब डिफेंसिव कैरेक्टरिस्टिक्स में 100 काफ़ी आगे रहते हैं। अभी जैसे पोजीशन की बात आई, जैसे मैंने बताया, आप देख सकते हैं सेंट्रल डिफेंडर्स का कितना सारा पासर है। सेंट्रल डिफेंडरों में से रीम, मॉसन, आर्टर, ब्रायन, ये भी मेरे ख्याल से लेफ्ट बैक हैं, सेसेनियन राइट बैक, नॉकआउट, सारे के सारे काफ़ी अच्छे पासर्स हैं। तो पासिंग के ही लगभग 6 पॉइंट, 5.5 पॉइंट तक दिए गए हैं, भले ही टीम यहाँ पर हारी हो। नॉकआउट का सबसे ज़्यादा क्रॉसेस भी रहा है। नॉकआउट बहुत ही सही फॉर्म पर थे सीजन के शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे चलता जा रहा है उनका फॉर्म थोड़ा सा, मतलब फॉर्म का ग्राफ जो है काफ़ी नीचे चलता जा रहा है। और सांबा का यहाँ पर 5 सेव भी था। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करते हैं। नॉटिंघम फॉरेस्ट, आप देख सकते हैं कि उनका टारगेट यही होता है कि एक आध गोल करके उसको डिफेंड करा जाए। यहाँ पर भी उन्होंने वही करा था, फिर से विंग का इस्तेमाल। लॉली एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनकी टीम के, होकर विंग पे खेल सकते हैं, अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पर भी खेल सकते हैं। मतलब यही एक मिडफील्ड में ऐसे प्लेयर हैं जो कि मतलब अटैकिंग जो मूव्स वगैरह है उनको बनाते हैं। बाकी यहाँ से क्या वाटसन ने असिस्ट बनाया था इनके लिए। तो गोलकीपर सांबा का यहाँ पर एरर था, जिसके वजह से यहाँ पर उनको बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे जाके गोल खाना पड़ा था, नहीं तो ये मैच वो जीत सकते थे नॉटिंघम फॉरेस्ट। और आप देख सकते हैं पोजीशन नहीं रखा तो कोई टैकल वगैरह, कोई पासिंग वगैरह, क्रॉसेस वगैरह कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मैच को बराबरी पर ख़त्म किया। तो कितना ज़्यादा, मतलब कितना कम इन्वॉल्वमेंट होता है नॉटिंघम फॉरेस्ट के प्लेयर्स का, ये आपको समझ में आ रहा है। लेकिन काफ़ी इफेक्टिव होता है, जितना भी वो रहते हैं मैच पर उनमें से ही अपना काम जो है करके जाते हैं। आपने ऊपर भी हेड टू हेड में ये चीज़ देख ली होगी। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉटिंघम फॉरेस्ट जब पोजीशन रखती है तब उनके साथ क्या होता है। अभी मिलवाल के अगेंस्ट में उनको 0-3 से हारना पड़ा था। मिलवाल काफ़ी नीचे पायदान की टीम है, मेरे ख्याल से 10 पे या 11 पे अभी इस वक्त है, लेकिन जब ये मैच हुआ था तब वो और भी नीचे थे। तो 3 गोल कंसीड किए थे, तीनों ही गोल काउंटर अटैक से हुए थे। तीनों में से मेरे ख्याल से 2 गोल सेट पीस से हुए थे। ठीक है, आप देख सकते हैं तीनों ही गोल इनके स्ट्राइकर ने करा था, मिलवाल का जो स्ट्राइकर थे। और नॉटिंघम फॉरेस्ट कुछ भी नहीं कर पाई थी। लेकिन एक चीज़ जो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि 3 गोल कंसीड करने के बावजूद भी इनका डिफेंस बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुआ था। मिडफील्ड पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका था, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन डिफेंस फिर भी आप कह सकते हैं ठीक ठाक रहा था। वो 3 गोल बिल्कुल लगातार आए थे, मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं 20 मिनट, 26 मिनट और 33rd मिनट, मतलब लगभग 12-13 मिनट के अंदर 3 गोल लगातार पड़ गए थे। नहीं तो बाकी मैच नॉटिंघम फॉरेस्ट ने बुरा नहीं खेला था। तो यहाँ पर आप वही देख सकते हैं, यहाँ पर हाईजैक द मिडफील्ड कर लिया था। यहाँ पर मिलवाल ने उसी का फायदा उनको मिला था। मिलवाल ने यहाँ पर फ्लैंक्स का भी इस्तेमाल करा था, सेट पीस से 2 गोल आए थे यहाँ पर। अभी यहाँ पर नॉटिंघम फॉरेस्ट ने पोजीशन रखा था, तो जैसे ही पोजीशन रखा उनका हालत क्या हो गया आप देख ही सकते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करेंगे, वोडाल जिनके सबसे ज़्यादा टैकल्स हैं। जैसे ही पोजीशन रखा नॉटिंघम फॉरेस्ट के, इनके प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट आपको दिख रहा होगा। वोडाल के सबसे ज़्यादा पासेस भी हैं, उसका फिगुएरेडो और वाटसन। वोडाल की इंटरसेप्शन भी, वोडाल का पासिंग एक्यूरेसी भी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है डिफेंस में वोडाल। क्रॉसेस के मामले में यूरी जो इनके लेफ्ट बैक खेलते हैं, और साथ में लोली और कैश ये राइट बैक खेलते हैं, और साथ में करवाइयो। ठीक है, तो ये है, आप देख ही सकते हैं कि पोजीशन जब रखती है टीम नॉटिंघम फॉरेस्ट का, तब उतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहता नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जब ये पोजीशन नहीं रखते हैं। ऊपर भी आपने 2 मैच देख लिए हैं, पोजीशन नहीं रख के उन्होंने एक मैच जीता है, एक मैच लगभग जीत गए थे, ड्रॉ किया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट में। लीड्स यूनाइटेड टॉप की टीम है, तो उनके अगेंस्ट में क्या हुआ था, जैसे कि आपको पता ही है, लीड्स का मैच मैं कवर कर चुका हूँ पहले, क्योंकि तो लीड्स भी पोजीशन काफ़ी रखती है, काफ़ी सारे पासर हैं इनके पास अच्छे, लेकिन फिर भी उनको हरा दिया था। हालांकि 2 एरर आए थे, उसके ऊपर डिपेंड करके 2 गोल स्कोरर थे। एक तो यहाँ पर बेंच से आकर वाकर ने गोल करा था, और एक यहाँ से अमियोबी ने। तो यह आप देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सॉलिड डिफेंस एंड मल्टीपल एरर्स इन द डिफेंस ऑफ लीड्स, इसकी वजह से यहाँ पर गोल जीता था, ये मैच जीता था नॉटिंघम फॉरेस्ट ने। मिडफील्ड में फुल डोमिनेशन था नॉटिंघम फॉरेस्ट का। जैसे मैंने बताया, ये जो 2 प्लेयर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। मैं कह रहा हूँ ड्रीम 11 पर शायद आपको इनका रोल समझ में ना आए, लेकिन हाला प्ले में इन दोनों में से एक को जरूर पिक करना, वाटसन और सो। फॉरेस्ट ने ज़्यादा फ्लैंक्स का इस्तेमाल करा, राइट साइड इनके दोनों फ्लैंक्स में जो खेलते हैं, एक तो आबियो भी हैं और लॉली कभी कभार फ्लैंक में भी खेलते हैं। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पर खेल रहे थे। अगर लॉली फ्लैंक पर खेलते हैं तो अलग बात है, नहीं तो 16 अमियोबी या सैमी अमियोबी इनका जो नाम है, ये काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेटिव है, काफ़ी गोल्स वगैरह इन्होंने करे हुए हैं। बाकी बहुत ज़्यादा विंग का इस्तेमाल नहीं करती है गोल करने के लिए नॉटिंघम फॉरेस्ट की टीम। वाटसन के सबसे ज़्यादा टैकल्स, और जैसे ही पोजीशन नहीं रहा तो कुछ भी पासर वगैरह आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये है नॉटिंघम फॉरेस्ट की टीम। आपके पास पोजीशन ये रखना पसंद नहीं करते हैं, जब भी पोजीशन नहीं रखते हैं इनके पास से आप बेटर फुटबॉल जो है एक्सपेक्ट करते हो, ये एक्सपेक्ट
करवाते हैं आपको, अच्छा फुटबॉल खेलते हैं क्योंकि काउंटर अटैक इनका स्ट्रेंथ है, विंग प्ले करते हैं। इनफैक्ट दोनों जो इनके फुल बैक हैं ये भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रखते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ये काउंटर अटैक कर पाते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करके वो है इनकी होल्डिंग मिडफील्ड। इनका होल्डिंग मिडफील्ड भले ही वो अटैक में ज़्यादा कंट्रीब्यूट ना करें लेकिन काफ़ी अच्छा पोजीशन वगैरह रखते हैं और डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल ये काफ़ी अच्छा खेलते हैं, टैकलिंग वगैरह इंटरसेप्शन वगैरह काफ़ी अच्छा होता है वहाँ से। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अटैकिंग थर्ड में विंग प्ले होता है लेकिन उतना ज़्यादा पेनिट्रेटिव नहीं, अनलेस कि एक आध मैच में गोल वगैरह कर दे। इनके लिए मेन जो स्ट्राइकर का जोन है वो ग्रैबन है, ये मैं आपको आगे भी स्ट्राइकर स्टेटिस्टिक्स का दिखाऊंगा। और लॉली जो है इनके ऊपर डिपेंड करके इनका पूरा जो है अटैकिंग मूवमेंट वगैरह तैयार होता है। तो इस प्लेयर को गलती से मिस मत कर लेना, भले ही आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ या ना बनाओ। अभी फुलम के लिए देख लेते हैं। फुलम के बारे में हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वही चीज़ मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली यहाँ पर समझा देता हूँ। फुलम पोजीशन फुटबॉल खेलती है और थोड़ा बहुत डिफेंसिव माइंडसेट के साथ आते हैं। ये ज़्यादा गोल करने में विश्वास नहीं रखते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि एक गोल उनको लगभग 58 मिनट पर, मतलब 55 मिनट पर, 58 मिनट तक उनके पास कोई गोल नहीं है। ठीक है, 58 मिनट पर उनको एक ओन गोल मिला था। ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करके वो पूरे मैच को घसीट के ले गए और 94th मिनट पर एक और गोल हुआ था। बाकी कुछ नहीं, यहाँ पर सॉलिड डिफेंस, काउंटर अटैक की एबिलिटी, इसके ऊपर डिपेंड करके उन्होंने जीता। विंग प्ले यहाँ पर एक्टिव रखा था और पोजीशन क्योंकि फुलम के पास था इसीलिए ज़्यादा कोई पासर शायद यहाँ पर नहीं थे। कवालियरो के सबसे ज़्यादा क्रॉसेस, जैसे मैंने बताया कि इनके भी दोनों विंगर्स काफ़ी इफेक्टिव हैं, मतलब गोल स्कोरिंग के मामले में भले ही ना हो लेकिन असिस्ट पोटेंशियल अच्छा है। और क्रिस्टी के सबसे ज़्यादा टैकल्स, क्रिस्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है फुलम के तरफ से। इनके ये दोनों ही फुल बैक है, मैं सही बताऊं तो ब्रायन और क्रिस्टी दोनों ही, मैं आगे आपको समझाऊंगा और भी डीपली। इन दोनों के पास सिर्फ असिस्ट पोटेंशियल नहीं, गोल स्कोरिंग पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अभी देखना होगा कि इनके पास कितना स्पेस रहता है, क्योंकि आज के मैच में एक ऐसी टीम के अगेंस्ट में फुलम खेलने वाली है जिनके पास भी एक अच्छा फुल बैक है और जो इनसे भी ज़्यादा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ आते हैं। क्यूपीआर के अगेंस्ट में आखिरी मैच जो हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था फुलम को इस मैच में, ये डिनाई करने वाली बात नहीं है। इनके पास मित्रोविच की कमी बार बार इनको खल रही थी। दोनों जो विंगर्स से इन्होंने कोशिश काफ़ी करा था, लेकिन ये जो है कॉर्डोवा रीड, जो कि आपको बॉबी रीड के नाम पर भी कई जगह पर दिख जाएंगे, ये पॉजिटिव स्ट्राइकर नहीं है। ये जनरली अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पर खेलते हैं, सेंट्रल मिडफील्ड में भी खेलते हैं अटैकिंग माइंडसेट के साथ, लेकिन अभी इनको स्ट्राइकर के तौर पर खिलाना पड़ रहा है। एक तो मित्रोविच अवेलेबल नहीं है और दूसरा जो इनके कमारा हैं वो भी पिछले एक दो मैच में नहीं खेले थे, पता नहीं आज के मैच में खेलेंगे या नहीं। तो अगर वो खेलते हैं तो ये स्ट्राइकर का जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम इनका रहेगा। लेकिन जो स्ट्रेंथ है आप यहाँ से उनको वो देख सकते हैं कि मिडफील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ से आर्टर ने गोल करा था, इसके सिवाय भी हैरिसन रीड कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं, डिफेंसिव क्वालिटीज़ बहुत अच्छा पोजेस कर रहे हैं। भले ही गोल के मामले में वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ना रखें, लेकिन हाला प्ले में एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर फुलम की तरफ से जिसका नाम है हैरिसन रीड, और फुलम की तरफ से यहाँ पर क्रिस्टी ने गोल करा था। दोनों ही फुल बैक्स ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन करा था। क्रिस्टी का गोल यहाँ पर आया था, क्यूपीआर ने सेट पीस से गोल करा, फुलम के पास पोजीशन, फुलम ने विंग का इस्तेमाल करा और हैरिसन रीड के यहाँ पर टैकल्स थे। उसके बाद ओडॉय के टैकल्स, रीड के सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन, जैसे मैंने बताया कि डिफेंसिव क्वालिटी इनका काफ़ी अच्छा है। पासिंग के मामले में शेरनी सबसे ज़्यादा पासेस हैं, उसके बाद एक्यूरेसी इनका ज़्यादा, बाकी सभी ने अच्छे अच्छे पासेस रखे थे लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। शेरनी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनकी सेंट्रल ऑफ मिडफील्ड में। शेरनी ही एकमात्र प्लेयर है जो कि अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खेलते हैं। ठीक है, तो इनके पासिंग के पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे कि शेरनी के सबसे ज़्यादा क्रॉसेस भी यहाँ पर थे, सेट पीस भी लेते हैं क्योंकि। और डर्बी काउंटी के अगेंस्ट में एक एक की बराबरी करी थी। यहाँ पर भी आपको वही चीज़ देखने को मिल जाएगा। देखिए जो चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जैसे ही एक गोल कंसीड कर लिया इनका डिफेंस और ये जो होल्डिंग मिडफील्ड है सब कुछ एक्सपोज हो गया। ठीक है, भले ही डर्बी काउंटी का भी बहुत सही ओपोनेंट नहीं था, एकमात्र गोल उनका पेनल्टी से ही आया था, मतलब बहुत कुछ उन्होंने अटैकिंग वाइज नहीं करा था, लेकिन फिर भी एक गोल से ही इनका जो डिफेंस है वो एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, बाकी इनका मिडफील्ड ठीक ठाक ही था। मित्रोविच ने यहाँ पर गोल करा था और देख सकते हैं आप एक गोल खाने के बाद भी इनका जो गोलकीपर है रोडाक, इनका काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। और फुलम के पास यहाँ पर फिर से पोजीशन था, तो फिर से आपको मतलब भतेरा पासिंग के जो है प्लेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सेंट्रल मिडफील्ड, सेंट्रल डिफेंडर्स के साथ शेरन भी रहते हैं और ओडोय का यहाँ पर था। और जैसे मैंने बताया ब्रायन के सबसे ज़्यादा क्रॉसेस, रोडाक के यहाँ पर सेव्स। तो ये है फुलम। थोड़ा सा बेटर फुटबॉल तो खेलती है, पोजीशन क्योंकि रखते हैं ये, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फुटबॉल नहीं खेलते हैं। आज के मैच में खेलेंगे भी नहीं, यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इनके पास इनका जो पॉजिटिव स्ट्राइकर है वो अवेलेबल नहीं है।
विंग प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिव भले ही ना हो। इनके जो दोनों फुल बैक्स हैं ये अटैक में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, मतलब गोल स्कोरिंग एबिलिटी भी इनके पास काफ़ी सही है। और इनका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो होता है इनका मिडफील्ड। पासिंग के मामले में बोल दीजिए या फिर डिफेंसिव क्वालिटी, सब कुछ ये पोजेस करते हैं। बेस्ट मिडफील्डर अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो है शेरनी, सेट पीस लेते हैं, पासिंग के पॉइंट्स आपको देते रहेंगे और गोल स्कोरिंग एबिलिटी भी इनके पास काफ़ी सही है। और फिलहाल जैसा फॉर्म चल रहा है हैरिसन रीड का, इनका डिफेंसिव माइंडसेट आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करते। डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं हाल ही में। और अगर दोनों टीमों की कंपैरिजन में गोलकीपर की बात करूं, जिसके बारे में मैंने अभी नहीं बताया है, तो रोडा जो कि फुलम के गोलकीपर है, ये कंपैरेटिवली बेटर मुझे नजर आ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स भी इनका बेटर है। और दूसरे जो गोलकीपर है नॉटिंघम फॉरेस्ट की तरफ से सांबा, ये भले ही सेव वगैरह करते हैं लेकिन कुछ मैचों में ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां ये कर लेते हैं जिसकी वजह से इनकी टीम को काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। सेट पीस टेकर्स की बात करें नॉटिंघम फॉरेस्ट की तरफ से ग्रैबन, लॉली और कैश, ये एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। मैं आगे जब टीम फॉर्मेशन करूंगा आपको दिखाऊंगा मैं। पेनल्टी लेते हैं और लॉली, अमियोवी, करवाइयो फ्री किक में आते हैं। फ्लोरम की तरफ से मित्रोविच और शेरनी पेनल्टी में, और यहाँ से नॉकआउट और कवायेरो और शेरनी भी फ्री किक ले लेते हैं। अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ग्रैबन हाईएस्ट गोल स्कोरर नॉटिंघम फॉरेस्ट की तरफ से, और मतलब लकीली फॉर देम वो आज अवेलेबल हैं। और लॉली 9 गोल्स, काफ़ी पीछे हैं लेकिन ठीक ठाक गोल स्कोरिंग एबिलिटी है इनका भी। फुलम की तरफ से मित्रोविच अवेलेबल नहीं है। नॉटिंघम फॉरेस्ट की तरफ से लॉली आप देख सकते हैं 7 एसिस्ट भी इनके पास हैं। और उसके बाद कैश जो कि राइट बैक खेलते हैं, और फुलम की तरफ से कावायेरो और ब्रायन, ये भी शायद लेफ्ट बैक खेलेंगे आज के मैच में। डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लीजिए, देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें नोटिस करवाता हूँ, और जिसके वजह से नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा आप नहीं देखेंगे कि कोई टीम अटैकिंग मतलब तरीके से सक्सेसफुल हो रही है। और जो भी होता है इनके अगेंस्ट में गोल स्कोरर्स, जनरली जो उनके मेन स्ट्राइकर्स होते हैं इनके अगेंस्ट में खेलने आते हैं, वो उतना ज्यादा मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है मैं समझाता हूँ। देखो, नॉटिंघम फॉरेस्ट के जो डिफेंसिव माइंडसेट के प्लेयर्स हैं, चाहे वो डिफेंसिव मिडफील्डर हो चाहे वो सेंट्रल डिफेंडर्स हो, उनका आप डिफेंसिव पैरामीटर्स अगर देखोगे, देखिए फिगोरेडो 6 क्लियरेंसेस पर मैच, डॉसन 5.2, वोडाल 5, और उसके जगह हम फुलम की अगर बात करें तो हेक्टर उनके हाईएस्ट है जिनका सिर्फ 4.2। ठीक है। और भी मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। टैकल्स की बात करेंगे, 3 टैकल्स पर मैच, ठीक है। कैश 2.1 टैकल्स पर मैच। उसके जगह पर फुलम का आप देखिए 1.9, ब्रायन का वही हाईएस्ट। ओरोमा एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मैं आगे भी इनका समझाता हूँ। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस डिफेंसिवली कहाँ पर आ रहा है नॉटिंघम फॉरेस्ट की तरफ से। एरियल्स की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकेंगे 3.5, 3.4, सेमेडो 4.1, 3.3। यहाँ पर ही हेक्टर का नाम पहले आएगा और मौसम उसके बाद खास कुछ नहीं। ठीक है। और फाउल्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि 2.4 हाईएस्ट, उसके बाद सेमेडो 2.2। और फाउल ड्रॉ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन अगर हम फुलम की तरफ से देखेंगे फाउल्स कमिट करने के मामले में, तो यहाँ पर भी आपको काफी कम नंबर दिखेंगे जो कि ये फाउल कमिट करते हैं। तो इससे आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि नॉटिंघम फॉरेस्ट का डिफेंसिव जो एरिया है या डिस्ट्रक्टिव गेम जो है वह बहुत ज्यादा बेटर है फुलम से। ठीक है। भले ही इनके पास बहुत अच्छी अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू के प्लेयर्स ना हो, लेकिन इनका जो डिस्ट्रक्टिव गेम है ये बहुत अच्छा है। और इसी कारण की वजह से नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट जो भी स्ट्राइकर्स खेलते हैं या मेन जो अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेयर्स खेलते हैं वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं, अनलेस कि टीमें उनके अगेंस्ट में काउंटर अटैक से कुछ करे या फिर सेट पीस से कुछ हो। एक मैच में आपने देखा कि मिलवाल के स्ट्राइकर मैट स्मिथ ने इनके अगेंस्ट में 3 गोल मारे थे। ठीक है। क्योंकि वहां पर नॉटिंघम फॉरेस्ट ने पोजीशन रखा था जो कि बहुत रेयर है, और तीनों ही गोल काउंटर अटैक से हुआ था। तो ये एक चीज है। या दूसरा हो सकता है अगर सेट पीस से गोल हो जाए, नहीं तो इनके अगेंस्ट में जो सेंट्रल स्ट्राइकर्स होते हैं वो बहुत दिक्कत में आते हैं इसी रीजन की वजह से, क्योंकि इनके डिफेंसिव क्वालिटी के जो प्लेयर्स हैं ये बहुत ही सही मतलब पैरामीटर्स इनका है, स्टैटिस्टिक्स आप कह लीजिए। ठीक है। तो यही कुछ है। पासिंग के मामले में ज़्यादा आगे नहीं है नॉटिंघम फॉरेस्ट, लेकिन वाटसन कुछ हद तक आपको पासिंग के पॉइंट देते रहेंगे, लेकिन आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। जरूरत नहीं पड़ेगा वाटसन को आज के मैच में कम से कम स्मॉल लीग में रहने का। फुलम की तरफ से यहाँ पर भतेरा पासर आपको मिल जाएंगे। क्रॉसेस के मामले में भी लॉली का नाम आपको दिख जाएगा और एक और नाम है टियागो सिल्वा। और फुलम की तरफ से नॉकआउट, ब्रायन, कावायेरो, क्रिस्टी, तो काफी सारे पासर्स हैं और सबके सब विंगर्स हैं, आप नोटिस कर सकते हैं। नॉकआउट, कावायेरो विंगर हैं और ब्रायन और क्रिस्टी फुल बैक खेलते हैं। ठीक है। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम का पॉसिबल लाइनअप फॉर्मेशंस।
मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगना चाहिए ये सारी चीज़ें। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको समझाया जाए। मेरा जो अभी तक का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो यही था कि डिस्पाइट फुलम के पास अच्छा मिडफील्ड है, क्रिएटिविटी अच्छा है, नॉटिंघम फॉरेस्ट का मिडफील्ड जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव खेलता है, मतलब डिफेंसिव क्वालिटीज़, हार्ड हिटिंग क्वालिटीज़ जो हम कहते हैं फुटबॉल में, वो कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होती है। ठीक है। नॉटिंघम फॉरेस्ट क्योंकि पोजीशन नहीं रखते हैं तो पासिंग के पॉइंट्स ऑफ कोर्स आपको नहीं मिलने वाले। नॉटिंघम फॉरेस्ट और फुलम दोनों ही विंग का इस्तेमाल करते हैं, और आप देख ही सकते हैं कि फुलम की तरफ से जो क्रॉसेस वगैरह निकालने वाले हैं वो सारे ही विंग के ही प्लेयर हैं, चाहे वो विंगर हो या फुल बैक हो। लेकिन देखना अभी ये होगा कि नॉटिंघम फॉरेस्ट का इतना जो डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल है उनके अगेंस्ट में फुलम का विंग कैसा काम करता है, क्योंकि आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था वहां पर भी ये चीज़ चला नहीं था और नॉटिंघम फॉरेस्ट उस मैच में 2-0 से आगे थी। वो अलग बात है, आखिरी मोमेंट पे आके फुलम की तरफ से मित्रोविच ने गोल करा था। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कॉर्डोवा आज के मैच में स्ट्राइकर के तौर पर स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये खेलेंगे काफ़ी नीचे। ठीक है, ये मतलब शैडो 9 के तौर पर आज हो सकता है खेले, क्योंकि पॉजिटिव स्ट्राइकर का तो कमी है, मित्रोविच अवेलेबल नहीं है। कमारा अगर खेलते हैं तो अलग बात है, नहीं तो ऐसा ही रोल होगा। नॉकआउट और कवाइero विंग पे, ब्रायन और क्रिस्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आप 7-4 का कॉम्बिनेशन भी बना रहे हो फुलम के सपोर्ट में, तो भी इन दोनों में से एक को तो लेके ही चलना। मेरा वोट थोड़ा ब्रायन की तरफ रहेगा। रीड डिफेंसिव क्वालिटीज काफ़ी अच्छी हैं, साथ में ओनोमा, इन दोनों में से एक को कम से कम ज़रूर रखना, क्योंकि फुलम का जो मेन फायर पावर का जोन है वो उनकी मिडफील्ड से ही आता है। वो अलग बात है, अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल इतना ज़्यादा है तो पता नहीं कितना क्या कुछ कर पाएगी फुलम की मिडफील्ड, लेकिन फिर भी जितना है उनके वहाँ से ही है। और यहाँ से ग्राबन, ये तो आज के लिए आप आज के मैच में लौता स्ट्राइकर होंगे आपके लिए। और यहाँ से आमियोबी और लोली विंग पर खेलेंगे। आमियोबी काफ़ी अच्छा पेनिट्रेशन पावर रखते हैं, कुछ मैच में उन्होंने गोल वगैरह करे हुए हैं, लेकिन अगर आप स्पेस नहीं मिल रहा आपको तो इनको आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन लॉली आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए। और यहाँ से कैश और यूरी, ये दोनों भी काफ़ी इफेक्टिव फुटबॉलर हैं, लेकिन इनका डिफेंसिव क्वालिटी भी काफ़ी सही है, इसीलिए आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा कि नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट में कोई टीम ज़्यादा विंग से मतलब इफेक्ट कर पा रही है इनके अगेंस्ट में। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, दोनों टीमों में से रोडाक इनके बेटर गोलकीपर होंगे। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम और किस तरह से आप हालात में सोच सकते हो। तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसी बेसिस पर मैंने यहाँ पर टीम बनाया है। तो इससे पहले मैं टीम का लॉजिक समझाऊँ, मेरा जो प्रेडिक्शन है इस मैच पर, मुझे नहीं लगता कि फुलम बहुत आसानी से यहाँ पर कुछ कर सकेगी। मुझे लगता है कि ये मैच आपको टाई होते हुए भी दिख सकता है, 0-0 के भी चांसेस हैं, आप इनको इसको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है दोनों तरफ से गोल होना चाहिए। और अगर नहीं भी हो तो भी आपको फुलम का प्लेयर ही ज़्यादा रखना पड़ेगा, मतलब क्योंकि ये पासिंग की पॉइंट्स आपको देते ही रहते हैं, तो इसीलिए। और मुझे लगता है कि इस मैच में थोड़ा सा नॉटिंघम फॉरेस्ट आपको दिख सकेगी कि वो फुलम को मशक्कत करवा रही है, लेकिन मैं सेफ जाने के लिए 1-1 का स्कोर लाइन ही यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए आप यही चीज़ यहाँ पर भी देख सकते हो। मैंने क्या किया है देखो, दोनों जो सेंट्रल डिफेंडर्स हैं इनको मैंने रख लिया है क्योंकि मुझे पासिंग के पॉइंट्स ये देंगे। शेरनी को रखा है, मेन मेरे सेंट्रल मिडफील्डर हैं। नॉकआउट को रखा है विंग पे, ये खेलेंगे और इनका ही जो है एसिस्ट पोटेंशियल मुझे थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्रॉसिंग पोटेंशियल भी कह लो या एसिस्ट पोटेंशियल, दोनों ही ये थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। क्योंकि नंबर 9 मुझे नहीं पता है कि कोई खेलेंगे या नहीं, और बॉबी रीड जो हैं ये पॉजिटिव नंबर 9 नहीं है, तो इसीलिए मैंने उनको नहीं रखा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे बॉबी रीड को ऐड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से नॉटिंघम फॉरेस्ट की तरफ से मैंने क्या किया है देखो, कैश और यूरी, ये दोनों फुल बैक को मैंने रखा है। इसका दो रीज़न है, एक तो ये डिफेंसिव क्वालिटीज़ भी रखेंगे आज के मैच में क्योंकि फुलम काफ़ी विंग का इस्तेमाल करती है, तो टैकलिंग के पॉइंट्स आपको शायद मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि ये दोनों अटैक में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद लोली और अमियो भी यहाँ से भी दोनों विंगर्स को ले लिया है, और ग्रैबन तो लौते स्ट्राइकर हैं। फुलम की तरफ से मैंने उस तरह से कोई पॉजिटिव स्ट्राइकर को नहीं रखा है, लेकिन ऐसे प्लेयर्स को रखा है जो कि सेट पीस वगैरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है फुलम की तरफ से अनएक्सपेक्टेड गोल स्कोरर भी आपको देखने को मिल सकता है। एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो बॉबी रीड हैं ये जो हैं ये ही खेलेंगे एज ए सेंट्रल स्ट्राइकर या फिर शैडो 9, आप जो भी कह लो। तो बाकी और कोई स्ट्राइकर के तौर पे खेलने लायक प्लेयर तो नहीं दिख रहा है मुझे, अनलेस कि यहाँ से कमाड़ा जो है ये स्टार्ट करें। ठीक है, नहीं तो और कोई स्ट्राइकर मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए मैंने इस तरह का कोई टीम बनाया है। आप आराम से यहाँ पे कैश या फिर रिबेरो के जगह पर बॉबी रीड को ऐड कर सकते हो, क्रेडिट आपके लिए कभी भी है इस टीम में। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी अपडेट वहाँ पर आती रहती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज अगर हो जो कि आज के मैच में हो सकते हैं तो उसके बारे में भी अपडेट वहाँ पर कर दिया जाता है।
तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।